हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वाइगोत्स्की का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे कि इसमें उनके कॉन्सेप्ट के बाद उन्होंने और भी कुछ दृष्टिकोण उनका क्या था, इसके बारे में समझेंगे ताकि हमें डिस्क्रिप्टिव जब लिखना हो तो और भी ज़्यादा डिटेल से लिख सकें और कहीं भी अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं। एक उन्होंने अलग कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। उस कंसेप्ट के अलावा भी इनका कुछ दृष्टिकोण था। उसमें से एक था बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। मतलब ये कि बौद्धिक अनुकूलन, मतलब बौद्धिक अनुकूलन कैसे होता है बच्चों का, उनका कौन से ऐसे उपकरण होते हैं, कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो बच्चों के बौद्धिक जो विचार होता है, बौद्धिक क्षमता होती है, उसी के हिसाब से वो अनुकूल में ढल जाती है। उसी के अनुसार क्या होती है, ढल जाती है। अनुकूलन मतलब जिसके हिसाब से वैसे ही अपने आप को ढाल लेना, किसी परिस्थिति के हिसाब से अपने को आपको ढाल लेना, ये अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन कहलाता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे कि बच्चों में कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसके हिसाब से बच्चे अपने आप को बौद्धिक क्षमता बढ़ा लेते हैं या उनका कम रह जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं उनको क्या कहना था वाइगोत्स्की का। बच्चे समस्याओं के समाधान में अनेक महत्वपूर्ण लोगों से अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करके जो विधियां या उपाय सीखते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। बौद्धिक अनुकूलन उपकरण के तहत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो कोई भी समस्या का समाधान अन्य अपने अलावा किसी और भी महत्वपूर्ण जो उनके आसपास बच्चे, पेरेंट्स या कोई और व्यक्ति है, तो उनके साथ सहयोग या अंतःक्रिया करके जो उपाय सीखते हैं वो चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए कि प्रारंभ में बच्चे अक्षर लिखना या अंक लिखना नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने पेरेंट्स या किसी अन्य लोगों के सहयोग से वो लिखने की विधि सीख लेते हैं। इससे क्या पता चला कि जो बौद्धिक क्षमता उनके अंदर उस फिगर को लिखने की नहीं थी, वो उनके सहयोग से लिखना सीख गए। तो ये क्या है, बौद्धिक अनुकूलन। उनके अंदर वो लिखने का परिस्थिति के हिसाब से उनकी बुद्धि क्या हो गई, ढल गई, वो चीज़ें वो सीख गए। जन्म के समय मानसिक क्षमता उतनी नहीं रहती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं या मनुष्य का कोई भी बच्चा जन्म के समय तक सिर्फ उनको एक मस्तिष्क मिला रहता है, मानसिक क्षमता मिल गया रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि बच्चे की जो जन्म के बाद जो क्षमता मानसिक होती है वो क्यों कम या ज़्यादा बाद में हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपके जो आप मोबाइल की मेमोरी कार्ड लेते हैं या कोई भी मेमोरी कार्ड लेते हैं, आप खाली मेमोरी कार्ड लेते हैं, उसमें कोई चीज़ डाला हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब जैसे जैसे उसमें जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो स्टोरेज उसकी फुल होते जाती है। ठीक इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी जब हम जन्म लेते हैं तो खाली इसी तरह हमें मिलता है। अब हम उस मस्तिष्क में कैसी कैसी चीज़ें डालेंगे वो हमारे और हमारे वातावरण के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम मस्तिष्क में अच्छी चीज़ें डालते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो, तो वो हमारा मस्तिष्क अच्छा काम करता है और हम धीरे धीरे अच्छे कामों में प्रगति करते हैं। जैसे आपने चिप को देखा होगा कि अगर उसमें वायरस घुस जाता है तो मोबाइल को ही हैंग कर देता है, आपके सिस्टम को रोकने लगता है, आपको तरह तरह की कठिनाइयाँ होने लगती है। ठीक उसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अगर इस तरह की वायरस, मनुष्य के जो चीज़ें हानिकारक हैं उस तरह के वायरस आपके माइंड में रहेंगे, तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी, बौद्धिक तरह की कठिनाइयाँ होगी, आपका माइंड भी हैंग करेगा, आप उल्टा पुल्टा काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस बात का खासा करके ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, परिवेश से प्रशिक्षण, मूल्य, विचार, समझ प्राप्त करके बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं, अभी हम देख रहे हैं बौद्धिक क्षमता किस तरह का अनुकूल हो जाता है। तो जो भी हमारे समाज से प्रशिक्षण, मूल्य, विचार, सामाजिक जो भी हमको मिला, उससे हम क्या करते हैं कि प्राप्त करके धीरे धीरे हम अपने परिवेश के हिसाब से वो चीज़ें बौद्धिक विकास को करते जाते हैं।
इसी का परिणाम है कि कभी कभी बच्चा कोई किसी विषय में ज़्यादा दक्ष हो जाता है, किसी कम ज़्यादातर गणित में ही देखा गया है। गणित में प्रारंभ में बच्चे की क्षमता बहुत कम रहती है या फिर आगे चल के भी कम रहती है। ऐसा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनकी क्षमता, उनकी स्किल मैथमेटिक्स के रूप में परिवेश से उतना अच्छा नहीं मिला। ये प्रभाव उनको 3 साल तक दिखता है, उसके बाद में स्पष्ट नहीं हो पाता है। गणित में हमने बता दिया, प्रारंभिक अवधि में क्षमता ऐसी असमानता होती है, धीरे धीरे जैसा वातावरण मिलता है उसे डेवलप करते जाते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में और भी देखिए, चिप वाला एग्जाम्पल तो आप समझ लिए होंगे, लेकिन एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई नंबर 1 है, अब इसको इंग्लिश में आप बोल रहे हैं 1, तब बच्चे को समझ में आया 1। अब उसने आपके वातावरण के हिसाब से उसने इसको क्या सीख लिया, 1 बोलना सीख लिया। उसके लिए अब ये क्या है, 1। लेकिन वहीं अगर हिंदी वातावरण में वो बच्चा है तो उसको ये क्या बोलेगा, 1 बोलेगा। अगर वहीं चाइना में है तो वो ये बोलेगा। तो चाइना के वातावरण में रहेगा तो ई बोलेगा, हिंदी में रहेगा तो 1 बोलेगा, इंग्लिश में रहेगा तो 1 बोलेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी लैंग्वेज में आप मान लीजिए, लैंग्वेज को ही लेते हैं, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आपको नहीं आती है, लेकिन आप सोच रहे हैं इंग्लिश बुक पढ़कर इंग्लिश आप बोलना सीख जाएंगे, तो उससे ज़्यादा प्रभावी बढ़िया नहीं होगा, उतना ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ें इंग्लिश, कोई बात नहीं, आप किसी वातावरण में ऐसे चले जाइए जहाँ इंग्लिश ही लोग आपस में बात करते हैं। अब उस वातावरण में आप इंग्लिश की बातचीत करने वाले लोगों के पास रहेंगे तो आप बिना इंग्लिश की पढ़ाई किए ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जैसे माहौल में जाएंगे उस भाषा का आपको ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या पता चलता है कि बौद्धिक अनुकूलन उस वातावरण के हिसाब से हमारा ढल जाती है। इसी तरह 2 को 2 बोलते हैं, या इस अंक को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में 2 बोलते हैं, हिंदी में 2 बोलते हैं। चाइना वाले पता नहीं कहाँ से सीख कर आए हैं, सब उल्टा पलटा सब लिखते पढ़ते रहते हैं, सब देख रहे हैं। तो इस तरह हमारे वातावरण का ये प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, आगे है समीपस्थ विकास क्षेत्र। एक और उन्होंने दृष्टिकोण से देखा, पीछे उन्होंने देखा बौद्धिक अनुकूलन के हिसाब से कौन कौन टूल्स होते हैं, उसको हिसाब से बताया। अब वो बताना चाहते हैं कि अगर समीपस्थ विकास के क्षेत्र से भी देखा जाए, इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए, तो इसमें भी कुछ न कुछ इसका आशय है कि अनेक जटिल कार्य जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते, परंतु उन्हें अपने लोगों से सहायता प्राप्त हो जाए तो उसे कर लेंगे। बच्चा जब छोटा होता है तो उनको आप कोई काम देते हैं या फिर खुद से भी कोई काम करता है तो उससे नहीं करने आता, उसे काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, बिल्कुल नहीं भी कर पाता है मान के चलिए। लेकिन यहीं अगर उसके पेरेंट्स या किसी और के सहयोग से उस सहयोग मिल जाए तो वो काम को आसानी से कर लेता है। पीछे वाली बात में इसमें क्या अंतर है, अगर बात को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगा आगे चलकर। मैंने पीछे जो बात बताया वो बौद्धिक क्षमता कैसे एक दूसरे अनुकूल उसके हिसाब से ढलती है, इस पर बातचीत थी। इस पर बातचीत है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र मतलब जैसे लोगों के पास रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही आपका विकास होगा। ये कहना चाहता है, सरल भाषा में बोलें तो, कि जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसी संगति वैसी प्रगति। ये बात ये कहना चाहता है, कम शब्दों में ये बात हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, बच्चे को कार्य समस्या अगर कोई है और उसके माता पिता उसे सहयोग कर देते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो उस बच्चे को कार्य करने में सहूलियत होती है, वो कार्य कर लेता है। इससे अनेक विकास की गति तीव्र, उसकी जो विकास की गति होती है सहयोग करने से काफ़ी तीव्र हो जाती है। इसी सहयोग को क्या बोलते हैं हम लोग, सामाजिक सहयोग बोलते हैं। उसको सामाजिक सहयोग मिलता है तो उससे कार्यों को क्या करता है, आसानी से कर लेता है। इसके अलावा समीपस्थ दृष्टिकोण हमने देख लिया, बौद्धिक अनुकूलन के टूल्स क्या होते हैं वो दृष्टिकोण देख लिया। आगे देखेंगे निर्देशित सहभागिता, गाइडेड पार्टिसिपेट्स क्या होता है। मतलब कि अगर ये कर रहा है कि गाइडेड मतलब निर्देशित किया जाए, किसी को गाइड किया जाए, और वो चीज़ में अगर विकास जो आएगा वो कितना प्रभावी होता है, उस पर बात करते हैं। उनका कहना है कि ये प्रौढ़ों और बच्चों मतलब बड़े और बच्चे जो होते हैं उनके बीच की अंतःक्रिया है, ये दोनों के बीच की, ये अनौपचारिक प्रशिक्षण है, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, अनौपचारिक है। इसके अलावा क्या वो बताते हैं,
इसमें बताते हैं कि वरिष्ठ लोगों के सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से उनका व्यवहार में परीक्षण करते हैं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, अपने आसपास कोई भी चीज़ मान लीजिए निर्देशित कोई करके काम कर रहा है, गाइडेड ढंग से कर रहा है, अब बच्चे भी उसमें सहभागी हो रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे सीखेंगे कि इस कार्य को सही ढंग से कैसे करते हैं, कैसे इसे आसानी से और सही ढंग से किया जा सकता है, ये चीज़ें उनसे सीखेंगे। यही ना कहना चाहता है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करने में लाभकारी होता है। इनकी जो संज्ञानात्मक विकास होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। उनकी तीव्र होगी, ये गति तीव्र हो जाएगी। ऐसे अवसर बच्चों की बौद्धिक कुशलता बढ़ाने में मदद करती है। तो इस तरह से बच्चे में क्या देख पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें सहयोग करेंगे, बौद्धिक क्षमता कैसे अनुकूल डेवलप हो रही है, कैसे एक दूसरे के सहयोग से क्षमताएं बढ़ रही है, कैसे सही डायरेक्शन में अगर वो बच्चे को गाइड किया जाए तो कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 4 तरह के जो भी दृष्टिकोण इनके थे, इसके क्या क्या मतलब निकलते हैं, ये चीज़ें हमने देखा। आपने अनेक अदर लाभ भी देख सकिए। क्या होता है कि अगर निर्देशित मतलब गाइडेड अगर किसी बच्चे को लाभ देना है तो कैसे उसका क्या फ़ायदा होता है, देख लीजिए। सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर किसी को सही दिशा में गाइड करेंगे तो उनको सही डायरेक्शन मिलेगा, तो सही सी चीज़ सीखेंगे। अनेक स्मरण एवं संप्रेषण की योग्यता में वृद्धि होगी। अगर उनको जो भी मेमोरी होगी वो सही डायरेक्शन, जहाँ भी मैंने बताया चिप वाली एग्जाम्पल्स, बच्चों को स्वयं समझने में सहायता मिलती है। बच्चे स्वयं को समझ पाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ कितना उचित कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में हूँ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ नहीं हूँ। बड़ों के साथ अच्छे ढंग से कोलैबोरेट करके सब काम करने से ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों में विकास होता है। अपने पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होंगे, उनको परिचित होंगे कि हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या है, संस्कृति क्या है, हमारे समाज में क्या होता है, कैसे रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर ऐसा सहयोग करके आपस में बड़ों के साथ काम नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। सामाजिक एकता क्या होती है, सामाजिक एकता भी सीखते हैं कि हम अगर साथ में मिलजुल कर काम करेंगे तो उनको समाज की एकता समझ में आएगी। परिवार तथा समाज के लिए क्या उपयोगी मूल्य है, क्या उपयोगी कार्य हैं, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो भी चीज़ें सीखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं हर एक दृष्टिकोण से सामाजिक परिवेश प्रभावी रहता है। आगे देखिए, कुछ एविडेंस उन्होंने दिया है, साक्ष्य दिया है कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ें सही में प्रभावी होती है। उन्होंने बताया कि अगर आप कम कुशल बालक को अधिक कुशल के सहयोगी के साथ रहकर कौशल का अर्जन करने देंगे तो वो सरलता से साफ सीख लेगा। मतलब कि अगर आपके पास आपके बच्चे जो हैं अगर कमज़ोर हैं, अगर उसे अधिक कुशल, या आप कह सकते हैं कि अगर कमज़ोर है तेज बच्चे के साथ रहेगा तो वो कहीं ना कहीं उस बच्चे जैसा स्किल डेवलप उसके अंदर भी हो जाती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जैसे माहौल या जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा विकास होता है। तो यही लाइन वो कहना चाहता है। तो आप भी अगर चीज़ जानना चाहते हैं कि ये बात इनका कंसेप्ट सही है कि नहीं, तो आप अपने किसी भी बच्चे को मिलाएंगे कि जब वो कमज़ोर परिवेश में था वहीं ज़्यादा मजबूत परिवेश में जाता है तो वो उसके अंदर अधिक कौशल आ जाता है। ऐसे बच्चे जो अपने वरिष्ठ लोगों के कौशल को प्रेक्षित करते हैं या प्रेक्षित करने का अवसर प्राप्त करते हैं, उनमें संज्ञानात्मक योग्यता का विकास तीव्र होता है। वही बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर बड़े कैसे काम करते हैं या फिर कोई अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति है जो अच्छा काम किया है, उसके कार्यों को बच्चे देखते हैं तो उससे मोटिवेट होकर उनके कार्यशैली को सीखकर अपने कार्य क्षमता को बढ़ा लेते हैं, तो उनके अंदर विकास की क्षमता बढ़ जाती है। जब बच्चे अकेले की अपेक्षा परस्पर मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो वे अधिक सफलता का प्रदर्शन करते हैं। अगर कोई बच्चा अकेले है, अब वो अकेले है, अब कुछ भी कार्य कर रहा है वो अकेले कर रहा है, लेकिन अगर वही कार्य ग्रुप में करने लगे तो उसकी जो समाधान की जो डिसीजन करने का जो क्षमता होगा ना काफ़ी तीव्र हो जाता है। यही लाइन ये कहना चाहता है कि जब बच्चे अकेले की अपेक्षा परस्पर मिलकर समस्या का समाधान करते हैं तो वो अधिक सफलता का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए बच्चों को ना ग्रुप में काफ़ी चीज़ें सिखानी चाहिए
देखते होंगे बड़े बड़े ऑफिसर या किसी अच्छे रैंक पर जाने के लिए कई जगह ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं या फिर सीडीएस की, उसमें ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। उसमें बच्चे क्यों छट जाते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्रुप के हिसाब से क्या उचित है ये नहीं डिसीजन ले पाते। देखिए अगली लाइन, अकेले जो बच्चा सीखा है या स्वयं सब समाधान किया है, उनको सामूहिक निर्णय या परिस्थिति में कठिनाई होती है डिसीजन लेने में। अगर ग्रुप का कोई डिसीजन लेना हो, कोई टीम का डिसीजन लेना हो, तो वो नहीं सही से डिसाइड कर पाते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे सीडीएस वाले बच्चे को ग्रुप डिस्कशन बहुत मस्ट हो जाता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें डिसीजन ग्रुप के लिए आप कैसा लेते हैं, आपकी मानसिक क्षमता कितना डेवलप हुई है, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये सब दृष्टिकोण इनका कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने अपना शैक्षिक निहितार्थ भी दिया, मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से इनका क्या राय था ये भी उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को उन्नत सामाजिक वातावरण प्रदान कर उनके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को उन्नत किया जा सकता है। मतलब विद्यार्थी जो भी हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण वाइगोत्स्की बता रहे हैं कि अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको उन्नत परिवेश देकर, उन्नत सामाजिक सांस्कृतिक उनको परिवेश अगर अच्छा दिया जाए तो उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक विकास है ना, उन्नत किया जा सकता है। सामाजिक वातावरण को उन्नत करने के लिए साथी, विद्यार्थी, अध्यापकों और अन्य बाहर के विशेषज्ञों के अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। अगर उनमें ये सभी चीज़ें जो भी हमने बताया अभी, अगर ये सभी चीज़ों का आप डेवलप चाहते हैं करें, अच्छा करें, तो इसके लिए आपको अच्छा साथी देना होगा, अच्छा उसके साथ विद्यार्थियों का कोलैबोरेट होगा, अध्यापक अच्छे होने चाहिए, उसके साथ जो भी लोग मिल रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, तब जाके विद्यार्थियों की शिक्षा या उनके परिवेश को उन्नत किया जा सकता है। नई तकनीक के साथ उनके बहुत सारे कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ गया है, तो ऐसा सही टेक्नोलॉजी का यूज करना अगर उनके इस कदम में, उसकी क्षमता में जोड़ दिया जाए तो उनका और भी उत्तम विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनकी दूसरे जो दृष्टिकोण थे ये भी कितने ही कंसेप्ट को पूरी तरह से सही साबित करते हैं। जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था उसको ये सभी कितने सही साबित करते हैं। इस प्रकार हम देख लिए, आगे चलकर हम देखेंगे। आज हम लोग इतना ही पर इसको रोकते हैं, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की के हिसाब से जो विकास पर, बच्चों के विकास पर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। ऐसे तो उनके दृष्टिकोण से सामाजिक और सांस्कृतिक दो ही टाइप में उन्होंने बांटा है, परंतु हम लोग इस दोनों को